हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 आपका सॉल्यूशन है। यूनिट 2 सॉल्यूशन का एंटीबायोटिक देखना है, एंटीबायोटिक क्वेश्चन जितना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को परिभाषित करें। ये एक क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तो आएगा। ये मोलरिटी आवे, नॉर्मलिटी आवे, मोललिटी आवे एंड मोल फ्रैक्शन आवे। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। एकदम बच्चा बच्चा कोई क्वेश्चन क्या किए हैं, रटा दी हैं। देखिए याद कर लेना है सबको यहीं से पहले। मोलरिटी है तो मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं और मोललिटी को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं और नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से और मोल प्रभाज को एक्स से। मोलरिटी को कैपिटल एम, मोललिटी को स्मॉल एम एंड नॉर्मलिटी को एक्स, नॉर्मलिटी को एन से और मोल फ्रैक्शन को एक्स से। मोलरिटी के लिए देखिए होता है मोल अपॉन लीटर, मोलरिटी के लिए होता है मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर। मोललिटी के लिए होता है मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी और नॉर्मलिटी के लिए होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। और यक्स का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल। तो हमको बारी बारी से देखना है। एक बार देखना है मोलरिटी, मोलरता, मोललिटी, मोललता और नॉर्मलिटी, नॉर्मलता और मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। तो पहला आपका देखना है क्या, मोलरिटी, कि मोलरिटी है क्या। तो देखिएगा नीचे वाला होता है सॉल्यूशन, नीचे वाला सॉल्यूशन और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट यानी कि विलेय। नीचे में बिलियन और ऊपर में विलेय। तो 1 लीटर बिलियन में कितना लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना मोल उपस्थित होता है, 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना मोल उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरता। और मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। मोलरता के फॉर्मूला के बात करेंगे तो यक्स गुने 1000, यक्स गुने 1000 बटा डब्लू गुने VCC, यक्स गुने 1000 और बटा डब्लू गुने VCC। देखिए जो यक्स है ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, यक्स जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार हो जाएगा। डब्लू है मोलिक्यूलर वेट हो जाएगा और VCC आपका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। VCC आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इसके लिए देखिए एक आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसका न्यूमेरिकल साथ साथ देख देते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल, इसका देखते हैं मोलरिटी का। क्वेश्चन आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए जो डायरेक्ट एग्जाम में अटैक करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि 200 सीसी बिलियन में, 200 सीसी बिलियन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करे, बिलियन का मोलरता ज्ञात करे यानी कि मोलरिटी पूछ रहा है कैपिटल एम का वैल्यू। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला इंडिकेट पुट करना है, एक्स गुने 1000 बटा डब्ल्यू गुने VCC। अब वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कितना ग्राम, 20 ग्राम, तो कर दीजिए 20 और गुने 1000 और डब्ल्यू का वैल्यू देखिए दिया हुआ है ना, वो आपको निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू का जो वैल्यू है निकालना पड़ेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कर रहा है तो एक सोडियम पर 23 ग्राम, एक ऑक्सीजन पर 16 ग्राम, एक हाइड्रोजन पर 1 ग्राम, टोटल निकालिएगा तो 40 ग्राम पर मोल। FM यानी कि फॉर्मूला में डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो 40 ग्राम पर मोल याद करिए, आपको बताया मोलर मास निकालने के लिए। और वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 200 सीसी, तो वॉल्यूम हो जाएगा 200 सीसी। अब इसको तलवार लीजिए और तलवारिया से क्या करिए, उड़ा दीजिए, तलवारिया से क्या करिए, उड़ा दीजिए। 5 बार में ई कट गया,
5 बार में ई कट गया, अब विदुना 40, विदुना 40, विदुना 40 कितना गया 5/2, 5/2 यानी कि 2.5 एम, 2.5 एम आपका आ गया मोलैलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलता। पहले मोललिटी, मोललता, तो ये देखिए कहता है मोललिटी को हम लोग सबसे पहले इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से, इसको मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी। तो 1 केजी विलायक में यहां पर सॉल्वेंट हो जाता है, 1 केजी विलायक में विलेय का जितना मोल उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोललता। कितना केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में विलेय का जितना मोल उपस्थित होगा क्या कहलाएगा मोललता। और मोललता को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। यही क्वेश्चन को देखिए आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि मोललता को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोल बटा केजी, मोल बटा केजी। और इसको हम लोग छोटी एम से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला x गुने 1000 और बटा w गुने बाई, x गुने 1000 और बटा w गुने क्या हो जाएगा बाई। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, याद रखना है नोट करके, ये जो मोललिटी है तापमान पर डिपेंड नहीं करता है, तापमान से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो मोललिटी जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है लौंगलता। याद करिए बताए थे प्रेमलता और लौंगलता। नॉर्मलता इंग्लिश में होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इंग्लिश में नॉर्मलिटी। तो कहता है 1 लीटर बिलियन में इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो कितना लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना ग्राम समतुल्यांक होगा, ग्राम समतुल्यांक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मलिटी। तो 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना ग्राम समतुल्यांक, विलेय का जितना ग्राम समतुल्यांक उपस्थित होता है कौमा उसे क्या बोलेंगे नॉर्मलिटी। और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x गुने 1000 बटा ई गुने भी सी। देखिए इसका एक ये भी याद रखना है, डायरेक्ट आपको बैलेंस फैक्टर करके n इंटू एम इंटू एन, एन का मतलब नॉर्मलिटी, एम का मतलब मोलरिटी, एन का मतलब बैलेंस फैक्टर। फिर है आपका मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन को देखिए तलवारिया से लीजिए और क्या करिए काट दीजिए, यानी इसको क्या से इंडिकेट करेंगे x से। तो मोल प्रभाज ये आपका होता है मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल। तो कितना केजी में, कितना मोल विलियन में, 1 मोल विलियन में अवयव का ये देखिए कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट 1 मोल विलियन में अवयव का जितना मोल उपस्थित होता है, अवयव का जितना मोल उपस्थित होता है उसको हम लोग कौन प्रभाज बोलेंगे मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब देख एक बार होता है सॉल्यूट के लिए और एक बार सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्यूट का जो मोल है मान लिए N1 और सॉल्वेंट का मान लिए N2, तो टोटल कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, टोटल मोल N1 प्लस N2। तो सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला है N1 अपॉन N1 प्लस N2, कभी काल देखिए दे देगा इस प्रकार स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और दे देगा इसी को कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, और सॉल्वेंट के लिए पूछेगा तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। नेक्स्ट PPM पापा पापा मम्मी, पापा पापा मम्मी नहीं, पार्ट पर मिलियन, और पापा पापा बाबा नहीं, पार्ट पर बिलियन। ये है आपका PPM पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और ये PPB है जो पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। PPM पार्ट पर मिलियन और PPB पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। अब देखिए इसको हम लोग PPM को इस प्रकार इंडिकेट करते हैं x अपॉन जेड इंटू 10 टू दी पावर 6 ग्राम, x अपॉन जेड इंटू 10 टू दी पावर 6 ग्राम।
तो नीचे वाला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपका हो जाएगा बिलियन। तो 10 पर पावर कितना ग्राम बिलियन में, 10 पर पावर 6 ग्राम बिलियन में विलेय का जितना, 10 पर पावर 6 ग्राम बिलियन में विलेय का जितना भार उपस्थित होता है या ग्राम उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, पीपीएम। तो 10 पर पावर 6 ग्राम बिलियन में विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होता है क्या कहलाएगा, पीपीएम। पीपीएम के लिए सूत्र x/z इंटू 10⁻6। हवा में देखिए NO का सांद्रण जो है, हवा में NO का जो सांद्रण होगा कितना पीपीएम हो जाएगा, 100 पीपीएम। और पीपीएम के कारण जल का जो हार्डनेस होता है कितना, 16.7 पीपीएम। 16.7 पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जल की कठोरता 16.7 पीपीएम। और 0.2 से 0.4 पीपीएम क्लोरीन, 0.2 से 0.4 पीपीएम क्लोरीन आयन वाटर को क्या करता है, प्यूरिफायर करता है, वाटर को प्यूरिफायर। मानव बॉडी में 13 से 31 पीपीएम, 13 से 31 पीपीएम डीडीटी प्रेजेंट रहता है, डीटीटी प्रेजेंट रहता है। वातावरण में और प्रदूषक में सांद्रण किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो पीपीएम के द्वारा, पीपीएम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, पीपीबी। तो 10 पर पावर 9 ग्राम बिलियन में विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपीबी। क्या बोला है, पीपीबी। पीपीबी का फॉर्मूला हो जाएगा x/z इंटू 10⁻9 ग्राम। विलेयता क्या है, विलेयता क्या है, तो देखिए किसी दिए हुए, इंग्लिश होता है सोल्यूबिलिटी, सॉल्युबिलिटी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो किसी दिए हुए विलायक में, किसी दिए हुए विलायक में निश्चित तापमान पर किसी वस्तु का जितना मात्रा घुलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब ये देखिए डिपेंड क्या चीज पर करता है, तो किसी वस्तु में जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट विलेय की प्रकृति पर यह डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की प्रकृति पर, और उसके बाद टेम्परेचर पर और ये प्रेशर पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, तापमान पर और दाब पर, और फिर इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये इतना चीज पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की प्रकृति, टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब, और इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विलेय और विलायक के बीच अंतर। नेक्स्ट, आदर्श यानी कि आइडियल सॉल्यूशन जो अच्छा बच्चा होगा, और अनादर्श यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच अंतर पूछा। आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच बच्चा कई वाला घोर के एकदम पिलवल होगा कि आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच क्या अंतर होगा। देखिए आपको बताए थे कि जो सीधा बच्चा होगा वो आदर्श विलयन, और जो बदमाश बच्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन, ठेठ भाषा में एकदम। तो जो हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको हम लोग आदर्श विलयन बोलेंगे, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा क्या बोलेंगे, अनादर्श। और जो नियम के पालन हरदम करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, याद करिए क्या बोले थे, हीरो। क्या बोले थे, हीरो। तो इसके लिए आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी हीरो था तो बन गया 0। फिर आदर्श विलयन के लिए डेल्टा भी का मान क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा एच आपका इंथैल्पी होता है, डेल्टा भी आपका वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0। और अनादर्श विलयन में आ जाइए, ये क्वेश्चन एकदम श्योर याद करके रखना है। तो यह राउल्ट के नियम का पालन हमेशा नहीं करता है, यानी बदमाश बच्चा, तो अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान 0 नहीं होता है, अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा भी का मान 0 नहीं होता है। एकदम VVI 2 नंबर में एग्जाम में 2 गो अंतर लिख देगा, काफी है। चलिए नेक्स्ट, राउल्ट का नियम
धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को लिखें। तो धनात्मक विचलन वैसा विलयन जिसमें IMF इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लेस होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लेस, और ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ये मोर हो जाएगा। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लेस और वेपर प्रेशर मोर, तो क्या कहलाएगा? राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। तो वैसा विचलन जिसमें अंतः आणविक बल कम और वाष्प दाब अधिक हो, कमों से धनात्मक विचलन कहते हैं। एग्जाम्पल CCl4, C6H6, H2O और CH3OH। नेक्स्ट, ऋणात्मक विचलन तो उल्टा हो जाएगा, वैसा विलयन जिसमें अंतः आणविक बल अधिक और वाष्प दाब कम हो, उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। किसका? राउल्ट के नियम का। H2O, HCl, H2O, H2SO4, H2O, CH3COOH। नेक्स्ट, राउल्ट के नियम को लिखें। राउल्ट के नियम को लिखें। देखिएगा, किसी विलयन में प्रत्येक उड़नशील द्रव का वाष्प घनत्व इसके मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। यानी प्रेशर, प्रत्येक उड़नशील द्रव का वाष्प घनत्व प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट ले लें P0 और x1। तो P = P0 x1। इसका यदि जो ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा, x बाई स्लोप का वैल्यू m, स्लोप का वैल्यू m, स्लोप का वैल्यू m, m का वैल्यू कौन थीटा, m बराबर कौन थीटा, tan थीटा। चलिए नेक्स्ट, हेनरी के नियम को लिखे तथा सूत्र। गैस का आंशिक दाब द्रव में या विलयन में मोल प्रभाज, द्रव में या विलयन में मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लीजिए KH। तो P बराबर क्या हो गया? KHx। इसी में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका कंडीशन क्या है, हेनरी लॉ का कंडीशन क्या है, तो याद रखना है। तो इसके लिए जो प्रेशर होता है कम होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो, और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और गैस को ना टूटना चाहिए, ना जुड़ना चाहिए, ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा। ये इसका क्या है? शर्त है, कंडीशन है, हेनरी लॉ का शर्त है। उसके बाद एक इसका एप्लीकेशन होता है हेनरी लॉ का। तो शीतल पेय में, यानी इसको कोल्ड ड्रिंक्स बोल दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 घुला रहता है। इसकी अधिक घुलनशीलता के लिए बोतल को टाइटली पैक किया जाता है, बोतल को टाइटली क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। और याद रखना एक चीज, पनडुब्बी या गोताखोर में एक प्रकार का रोग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद करिए, कैसे याद कराए थे? लड़की कौची पहनती है? हारबैंड, यानी बेंड्स पर याद कराए थे कि गोताखोर में कौन रोग होगा? तो बेंड्स रोग होगा। अब देखिए, गोताखोर के टैंक में कुछ गैस घुलाया जाता है। अब वो गैस कौन कौन है? तो देखिएगा, तो गोताखोर के टैंक में जो गैस रहता है, हीलियम रहता है बउआ, हीलियम आपका रहता है 11.7%, और इसी में रहता है O2 ऑक्सीजन रहता है 56.2%, और एक रहता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन रहता है 32.1%। अब देखिए, नाइट्रोजन का जब बुलबुला होता है तब उसमें एनॉक्सिया रोग होता है, जिसको हम लोग बेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड्स। अब क्वेश्चन एक आता है कि ऑक्सीजन जो है अपने साथ हीलियम गैस को ही क्यों ले जाता है समुद्र में? गोताखोर अपने टैंक में ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम ही क्यों लिया जाता है? तो देखिए, हीलियम जो है ये इनर्ट गैस है, और हीलियम आपका रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस ले जाता है? हीलियम गैस को ले जाता है। चलिए नेक्स्ट,
परासरण और विसरण के बीच अंतर। पहला, जिसमें विलायक के कण का बहाव होता है, इसमें उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जाता है। जिसमें विलेय और विलायक का प्रवाह होता है, इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? VVI एकदम खतरनाक कर लीजिए, MVVI महाVVI 2024। चलिए, शुद्ध द्रव का क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। शुद्ध द्रव का क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। TS माइनस T0, और इसी को हम लोग डेल्टा TB भी बोलते हैं, TS माइनस T0। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। डेल्टा TF बराबर T0 F माइनस TF, और इसी को हम लोग डेल्टा TB भी बोलते हैं, T0 F माइनस TF। नेक्स्ट, क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम को लिखिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम को लिखिए। तो देखिए, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। क्वथनांक का उन्नयन मोललता का सीधा समानुपाती होता है, कॉमा इसे क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन को शॉर्ट में EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। तो EBP को हम TS माइनस T0 यहां पर कर सकते हैं, TS माइनस T0, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब इसको शॉर्ट में डेल्टा TB और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए KB। तो डेल्टा TB इक्वल टू KBM। डेल्टा TB आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB आपका कांस्टेंट हो गया, M आपका मोललिटी। हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट के नियम को लिखिए। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, कॉमा इसे हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। DFP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो T0 F माइनस TF, इसको डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लिए KF और M। तो डेल्टा TF डेल्टा TF KFM, डेल्टा TF KFM, KF आपका हो जाएगा कांस्टेंट। परासरण क्या है? तो वैसे पहले देखे, परासरण जो वर्ड है ये इसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? तो अबेनोलेट के द्वारा। किसके द्वारा? अबेनोलेट के द्वारा परासरण वर्ड दिया गया था। अब इसमें होता है क्या, देखिए, वैसा प्रोसेस यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर SPM के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बहता है, कॉमा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रसरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 S माइनस PS अपॉन P0। विपरीत या उल्टा प्रसरण क्या है? विपरीत या उल्टा प्रसरण क्या है? या इसी को लिखेगा, देखिए कहीं कहीं, प्रतिलोम प्रसरण। प्रतिलोम प्रसरण इंग्लिश में हर हमेशा रिवर्स ही होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, यदि आरोपित वाष्प दाब प्रसरण दाब से अधिक हो तो विलायक अणु का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, उसे उल्टा प्रसरण या विपरीत प्रसरण या प्रतिलोम प्रसरण कहते हैं। SPM
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल और मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो वैसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक कणों का बहाव होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। याद करिए, एकदम आपको ये सब झिल्ली झिल्ली याद करते थे तो इसको रटा दिए थे। फिर क्वेश्चन है, प्रसरण दाब क्या है? VVI 5 नंबर, VVI MVVI 5 नंबर। प्रसरण दाब क्या है? सिद्ध करे कि प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो वैसी प्रक्रिया प्रसरण को रोकने के लिए सांद्र विलयन की ओर से जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, उसे हम लोग प्रसरण दाब कहते हैं। प्रसरण दाब को पाई से सूचित करते हैं और इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एटीएम होगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब की गणना देखिएगा। तो प्रसरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है जो आदर्श गैस समीकरण से संबंध रखता है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पीवी बराबर होता है NRT, तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू N अपॉन भी और RT। N अपॉन भी का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन और RT, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा CRT, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा CRT। नेक्स्ट, विपरीत पर विसरण क्या है? डिफ्यूजन, वैसी प्रक्रिया जिसमें विलेय और विलायक का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, उसे हम लोग विसरण कहते हैं। नेक्स्ट, भांट ऑफ गुणांक, भांट ऑफ फैक्टर क्या है? तो एक मोल रासायनिक जाति के वियोजन या संगुणन के द्वारा उत्पन्न कणों की संख्या को भांट ऑफ गुणांक कहते हैं। NaCl का कराएं तो Na पर प्लस Cl पर माइनस I का वैल्यू दो, भांट ऑफ फैक्टर दो। अब H2SO4 है, अब इसमें पूछे कि भांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो इसके लिए जो भांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, इसके लिए 2 मोल, इसके लिए 1 मोल, I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट, अनुसंख्य गुण से आप क्या समझते हैं? हाउ डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? अनुसंग गुण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के अनुसंग गुणों को लिखें। देखिएगा, तो किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों, अणु, आयन इत्यादि की संख्या पर निर्भर करता है, कण की प्रकृति पर नहीं, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अनुसंख्य गुणधर्म देखिए 4 प्रकार के होता है। अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के, अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के याद रखना है। पहला होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, RLVP। और दूसरा होता है EVP, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा होता है DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। और चौथा में होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, OP, हिंदी होता है प्रसरण दाब। तो रिलेटिव लो, क्वेश्चन आपसे एगो एकदम पूछेगा, एकदम फिक्स है, श्योर आएगा तो आएगा एग्जाम में, आइता एग्जाम में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन अनुसंग गुणधर्म है और कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, और चारों प्रॉपर्टी में से कोई एक एकदम श्योर है, देगा तो देगा। नेक्स्ट, डिफ्यूजन, विसरण, तो वही है वह क्रिया जिसमें विलेय और विलायक अणु का प्रवाह उच्च सांद्रता की ओर से निम्न सांद्रता की ओर होता है, उसे विसरण कहते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है VVI 5 नंबर, VVI 5 नंबर, VVI 5 मार्क्स।
5 मार्क्स। देखिए कह रहा है 5% यूरिया घोल के प्रसरण दाब की गणना करें 272 केल्विन पर। डिजिटवा तक चेंज नहीं करेगा बउआ, एकदम इसको घोर के पी लेना है, जैसे हो भी इसको एकदम दिमागबा में सेट कर लेना है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 272 केल्विन, आर का वैल्यू 0.082 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो बी नो दैट हम लोग जानते हैं पाई भी इक्वल टू एन आर टी, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन भी, एन आर टी अपॉन भी। चलिए 5% यूरिया घोल के प्रसरण दाब की गणना करें। तो बी नो दैट हम लोग जानते हैं पाई बराबर एन आर टी, तो पाई बराबर एन आर टी अपॉन भी। कह रहा है 5% बिलियन मतलब 5 ग्राम बिली घुलाया जाता है कितना एम एल में, 100 ml बिलियन में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल निकालना है, तो वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोल वेट ऑफ यूरिया, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। तो वेट ऑफ यूरिया 5 ग्राम यानी 5% दिल है, और यूरिया का मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 60, इसका वैल्यू 0.083 तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो 100 अपॉन 1000 लीटर, तो यानी 0.1 लीटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहाँ पर कर दीजिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई का वैल्यू एन का वैल्यू 0.083 आया, एन का वैल्यू 0.083 यानी मोल। आर आपका दिया हुआ है गैस काउंटर 0.0821 और टेम्परेचर 272 केल्विन, टी का वैल्यू कितना 272 केल्विन, और वॉल्यूम देखिए कितना है 0.1, तो वॉल्यूम आपका हो गया 0.1। अब भागा दीजिएगा गुना करेगा तो कितना देगा 18.53 एटीएम, 18.53 एटीएम। इसको जैसे होगा ये क्वेश्चन को घोर के पी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5% केन शुगर अनुभार 342 ग्राम, आइसोटोनिक है, तो 1% घोल के साथ x का अनुभार ज्ञात करें, x का अनुभार। तो देखिए WN 5 ग्राम, W2 1 ग्राम, V1 100 ml, V2 आपका 100 ml, M1 आपका 342 ग्राम हमको निकालना है, क्या M2 निकालना है, M2 बराबर भार। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर्मूला इसके लिए लगा देना है W1 अपॉन M1 इंटू V1 और W2 अपॉन M2 इंटू V2, M2 इंटू V2 वैल्यू आप सेट कर दीजिए। तो फॉर WN का वैल्यू है 5, W1 का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए M1 का वैल्यू 342 ग्राम, V1 का वैल्यू 100, W2 का वैल्यू 1 है और M2 तो निकालना है, तो M2 इंटू 100, V2 का वैल्यू 100 है, तो M2 निकालना है, तो क्या कर देना है 342/5, 100 से 100 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा गया 342/5, भागा दीजिएगा 68.4 ग्राम पर मोल, 68.4 ग्राम पर मोल। चलिए 68.4 ग्राम पर मोल, ये आपका यूनिट 2 सॉल्यूशन हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग कल देखेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट एंटीबायोटिक यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट एंटीबायोटिक हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।